ठंड का मौसम खत्म होते ही गर्मी का मौसम शुरू हो गया था। दोपहर का वक्त था, तेज धूप पड़ रही थी और वहीं एक गांव वाला रघु प्यास के मारे थका हारा घने जंगलों से गुजर रहा था। उसका गला सूख चुका था और उसे चलना भी मुश्किल हो रहा था। हे राम, आज तो जान ही निकल जाएगी। इतनी प्यास लगी है कि गला सूख गया है। कहीं पानी मिल जाए तो मेरी प्यास बुझ जाती। तभी अचानक उसकी नजर एक झील पर पड़ती है, जिसमें बहुत ही साफ और चंचल पानी चमक रहा होता है। अरे वाह, इतना साफ और सुंदर झील का पानी। ये पानी मुझे मिल जाए तो मेरी प्यास बुझ जाए। चलो जल्दी से पानी पी लेता हूँ, मुझे तो बहुत जोर की प्यास लगी है। फिर रघु झील के पास पहुँचता है। तभी उसकी नजर एक पेड़ के बगल में पड़े एक घायल हिरन पर पड़ती है। अरे ये तो घायल है, लेकिन मैं क्या करूं? वैसे भी इस जंगली जानवर के लिए मैं अपना वक्त खराब क्यों करूं? मुझे तो बहुत जोर की प्यास लगी है। चलो पहले पानी पी लेता हूं। रघु जैसे ही झील से पानी पीने के लिए हाथ डालता है, तभी अचानक उसके हाथों में पानी की जगह सोने चांदी के सिक्के निकलते हैं। अरे ये क्या, मेरे हाथों में सोना चांदी? ये तो जादुई झील है। आज तो मेरी किस्मत खुल गई। अब मैं अमीर बन जाऊंगा और सारा खजाना अपने घर ले जाऊंगा। तभी अचानक तेज रोशनी फैलती है और रघु उसी झील में समा जाता है। तभी एक रहस्यमयी आवाज आती है। तुमने क्या सोचा था? लालच में इस झील को छुओगे और बच जाओगे। वहीं दूसरी तरफ गांव में सभी गांव वाले गर्मी और पानी और लू से परेशान होकर चौपाल पर बैठे होते हैं। अरे क्या करें, हमारे गांव की समस्या तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे सभी गांव वाले प्यास से मर जाएंगे। पानी की कमी से हमारे गांव वाले कितने मर गए। हमें कुछ ना कुछ तो कदम जल्द से जल्द उठाना ही पड़ेगा। जी मुखिया जी, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैं भी बहुत परेशान हूँ। हमारे गांव के कुएं और तालाब सब सूख गए हैं और अभी तो गर्मी शुरू भी नहीं हुई है। 1-2 महीने के बाद जब भयंकर गर्मी पड़ेगी ना, तब हम बिना पानी के कैसे जिएंगे? अरे हाँ, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। हमें साधु महाराज के पास जाना चाहिए, वही हमें कोई उपाय बता सकते हैं। फिर सभी गांव वाले परेशान होकर जंगल के रास्ते साधु महाराज की कुटिया की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद सभी एक कुटिया के पास पहुंचते हैं, जहां साधु महाराज ध्यान में बैठे होते हैं। आओ, आज पूरे गांव वाले एक साथ आए हो, सब ठीक तो है ना? अरे क्या बताएं साधु महाराज, हमारे गांव की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हर साल पानी की समस्या आती है, लेकिन इस साल बहुत जल्दी आ गई है। हाँ साधु महाराज, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे गांव के लोग प्यास से मर जाएंगे। इस गांव के घने जंगलों के पार त्रिकुट पहाड़ के गर्भ में एक झील है। वो कोई साधारण झील नहीं है, वो गंगा माँ का एक स्रोत है। अगर तुम उस झील का पानी अपने गांव तक ले आओ तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन साधु महाराज, मेरे दादाजी कहते थे वो झील जादुई है, वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है और आज के जमाने में कौन इतना संघर्ष करेगा। सब लोग खुदगर्ज हो गए हैं। बेटा, अगर तुम अपने गांव को बचाना चाहते हो तो कोई ऐसा इंसान खोजो जो दिल का साफ हो और उसे 3 अत्यंत कठिन परीक्षाएं पास करनी होंगी। पर याद रखना, इन परीक्षाओं को हर कोई पार नहीं कर सकता। कोई साधारण इंसान इन्हें सह नहीं पाएगा। इसलिए हमें वहाँ किसी सच्चे इंसान को ही भेजना होगा, क्योंकि झूठ, लालच और स्वार्थ इन रास्तों पर एक कदम भी नहीं चल पाते। अगर कोई उसमें फंस गया तो वो हमेशा हमेशा के लिए वहीं कैद हो जाएगा। पर साधु महाराज, अब मैं कैसे ढूंढूं ऐसा इंसान जो वहाँ जाने की हिम्मत करे? तुम्हारे ही गांव में एक गरीब मजदूर है जो ये कर सकता है। अब उसे तुम्हें ही पहचानना होगा। फिर साधु महाराज ध्यान में बैठ जाते हैं और सभी गांव वाले परेशान होकर वापस लौट आते हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव में एक आनंद नाम का एक गरीब मजदूर रहता था, जो दिन रात मेहनत करता था।
लेकिन फिर भी उसे ठीक से 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती थी। एक दिन वो रोज की तरह मेहनत करके शाम को घर लौट रहा था। हे भगवान, सुबह से शाम तक गधों की तरह मजदूरी करता हूँ, फिर भी बस एक ही सिक्का मिलता है। आज घर गया तो माँ क्या कहेगी। फिर आनंद कर घर पहुँचता है। क्या हुआ बेटा, आज बहुत परेशान लग रहा है। माँ, दिन भर मेहनत की, फिर भी सेठ ने बस एक ही सिक्का दिया। कोई बात नहीं बेटा, तू ईमानदारी से कमाता है, यही सबसे बड़ी दौलत है। माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी दे दो। अरे बेटा, आज कुएं पर गई थी, लेकिन वहाँ पानी नहीं था, सारे कुएं सूख रहे हैं। थोड़ा सा पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है और मेरे घुटनों में बहुत तकलीफ है। ये तो बहुत बड़ी समस्या है माँ, अभी तो गर्मी शुरू भी नहीं हुई है, फिर आगे क्या होगा। हर साल समस्या आती थी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। अब की बार तो ठंड खत्म होते ही इतनी गर्मी पड़ने लगी है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। तभी वहाँ मुखिया और बाकी गांव वाले पहुँच जाते हैं। आनंद, इस समस्या का समाधान सिर्फ तुम ही कर सकते हो, इसलिए हम बहुत उम्मीद के साथ तुम्हारे पास आए हैं। क्या हुआ मुखिया जी, आप सब मेरे घर पर एक साथ कैसे? सब ठीक तो है ना? पूरा गांव जानता है कि तुम मेहनती और ईमानदार हो, तुम हर काम पूरी लगन से करते हो, इसलिए हम सब तुम्हारे पास बहुत उम्मीद लेकर आए हैं। हाँ मुखिया जी, बताइए, मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ? मुखिया आनंद को साधु महाराज की बताई हुई सारी बात समझा देता है। सब कुछ सुनते ही आनंद थोड़ी देर चुप हो जाता है। अरे ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन ठीक है, ये पूरे गांव की प्यास का सवाल है। मैं ये कठिन परीक्षा जरूर पास करूंगा और उस झील को अपने गांव तक लेकर आऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं मुखिया जी, मेरा बेटा तो गांव वालों की मदद जरूर करेगा। इसके पिता भी बहादुर थे, तो ये भी गांव के लिए जरूर करेगा। तभी पीछे से रामलाल वहाँ आ जाता है। मुखिया जी, मैं भी जाऊंगा, मैं भी उस झील को लेकर आऊंगा। रामलाल, तुम ये काम नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम मत जाओ। मुखिया जी, आप हमेशा मेरी इज्जत नहीं करते, लेकिन देखना, इस बार वो झील का पानी मैं ही गांव में लेकर आऊंगा। अच्छा ठीक है, अगर तुम खुद को आजमाना चाहते हो तो जाओ, तुम भी जा सकते हो। ठीक है मुखिया जी, मैं आज ही त्रिकुट पहाड़ की ओर निकल पड़ता हूँ। आनंद बेटा, मेरा कलेजा कांप रहा है तुझे इस तरह जाते देखकर। मेरा दिल नहीं कहता कि तुझे जाने दूं, पर आज मैं तुझे रोक नहीं सकती। अगर गांव को बचाने के लिए मेरे बेटे को खतरों से लड़ना पड़े तो लड़ जाना बेटा। भगवान तुझे हिम्मत दे बेटा। माँ, मुझे डर तो लग रहा है, पर इस डर से बड़ा है अपने गांव के लिए कुछ कर गुजरने का फर्ज।